देखिए सभी तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम में व्यस्त भी होंगे। और इसलिए खुश होंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम अच्छा जा रहा है, ये मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद दोनों है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को जो भी हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं उस गाइड के अनुसार भी मिला जुला के ठीक ठाक, मिला जुला के नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि आप लोग को जैसे मैथ का भी पता है, आप लोग जो भी देखे हैं और बहुत अच्छा देखे हैं मैथ में, हमको पता है। और उसमें जो भी दिए जिस टॉपिक को वो बहुत अच्छा आया हुआ है। एक दूसरा सोशल साइंस का दिए हैं, तो सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव दिए उसमें भी आप लोग बहुत अच्छा कमेंट किए हैं कि सर आपका बहुत अच्छा आया है, जितना उम्मीद था उम्मीद से भी ज़्यादा आया। तो उसी तरह दोस्तों इस बार जैसे मैथ, संस्कृत और सोशल साइंस में जिस तरह आप लोगों का उम्मीद पे कोई मतलब उम्मीद कायम रखा हूँ, इसी तरह इस बार जो है आपका साइंस पे लेके आया हूँ। और ये जो है साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सिलेक्ट कर करके लाया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह की उधर अदर सब्जेक्ट में, हालांकि संस्कृत वगैरह में ऑनलाइन नहीं करा सका था, फिर भी मैं अपने बच्चे को जो भी दिया हूँ, मेरा बच्चा जो है सब फोन फोन करके बोल रहे हैं नहीं सर आप जो भी पढ़ाए थे उसमें से सारा आया है, और जो आप बता दिए थे बस वही सब आया, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह आपका वो सब्जेक्ट में अच्छा आया, तो आज आपका लेके आया हूँ मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। और ये है, इसमें फिजिक्स का है, अभी दूसरा दो चैप्टर है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट है, एक चैप्टर अभी अधूरा है। तो आज मैं फिजिक्स लेके आया हूँ। और चलिए अब एक पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन लगभग आज आपका पूरे विज्ञान का जो पूरे ऑब्जेक्टिव कवर करेगा। और ये मैं दावा करता हूँ कि आपका इसमें से 30 प्लस आएगा, लेकिन 100 से ऊपर हो जाएगा, 100 सवा 100 के आसपास मेरा अनुमान है ऊपर होगा। लेकिन इसी 100 सवा 100 में से आपका लगभग 30 प्लस का ये दावा करता हूँ दोस्तों आएगा। आप लोग इसको देख के मिला लीजिएगा, एग्जाम दे के आइएगा, मिला के आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर फोन करके भी आप बता सकते हैं, फोन के जरिए भी बता सकते हैं कि हाँ क्या जो मैं बोला गलत बोला या फिर सही बोला, ठीक है। तो आपको तब ये समझ में अच्छा से आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने बिना समय बिताए। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए हम आपको लाइव इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समस्या ये है कि मेरे पास वैसा कोई साधन नहीं है कि अच्छा से जब लाइव आते हैं तो मेरा क्वालिटी अच्छा नहीं आने लगता। इसलिए मैं इस तरह का जो है, इसमें से आपका 19 क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये कल हम जो आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं वो 54-55 1 घंटा का वीडियो है। 100 क्वेश्चन 1 घंटा में लाइव आके कराना मुश्किल है, ठीक। तो हम चाहते हैं बच्चों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अभी अब एग्जाम के टाइम में कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, इसीलिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देने के लिए हम आपका ये जुगाड़ अपनाए हैं। अब कैसा लगाने लगा वो आप ही बता सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप लोग एक बार बताइएगा जरूर, मैं वो त्रुटि को सही करने का कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग आप लोग को देखिए, कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं होता दोस्तों। अगर आप पहले से भी मेहनत किए होंगे और ये अंतिम समय में, लास्ट समय के लिए जो है ये रामबाण है आपका, बस इसको आप अगर अमल कर सकते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम लोग बिना लेट किए अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, कहा था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। आपका जो फिजिक्स में पढ़ाए होंगे ही, आप लोग सब पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है इसके कितने नियम है प्रकाश परावर्तन का। पहला ऑप्शन ए 1 है, दो बी 2 है, सी 3 है और डी 4 है। यानी प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है वो बताना है, तो आपका प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका अवतल लेंस के आवर्धन यानी एम, आवर्धन यानी एम बराबर होता है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण के आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर क्या होता है वो बता रहे हैं आपका। तो अवतल दर्पण के आवर्धन यानी एम बराबर, ए नंबर ऑप्शन है आपका u बटे v, ठीक है, ये v है, u बटे v या फिर u इंटू v यानी u v, सी नंबर u प्लस v और डी नंबर है u बटे v बटे u, ठीक ना। तो ये क्या है आपका बताइए, u बटे v है या क्या है, तो ये है आपका d, ठीक है, v बटे u, v बटे u, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है दर्पण सूत्र है, ठीक, कहा था दर्पण सूत्र है, क्या है दर्पण सूत्र, 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f
1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू 1 बटे f प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे v है 1 बटे f प्लस 1 बटे v बराबर 1 बटे u। बताइए कि जो दर्पण का सूत्र है वो क्या है? दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र आपका ये है, ठीक है, 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f आपका दर्पण का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों जान तो बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। मैं वही इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सब उठा के लाया हूँ, आपके जो आएगा ही आएगा। अगला कौन सा लेंस हवा में अभिसारी या किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए ये पूरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी गुण रखता है या फिर किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। सबसे पहला है उत्तल लेंस को, फिर दूसरा है अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, या फिर ए और बी दोनों को कहते हैं, या बाइफोकस लेंस को कहते हैं। बताइए कि इसमें से जो है कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस जो अभिसारी का गुण प्रदर्शित करता है आपको वो बताना है। तो जो है क्या है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस का गुण प्रदर्शित करता है, या फिर अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अगला है किस माध्यम के अपवर्तनांक, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है, ठीक है। कहता है किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक होता है तो उसमें म्यू का मान क्या होता है आपको वो बताना, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान sin r बटे i, बी नंबर sin i बटे sin r, सी नंबर sin i गुना sin r, या डी नंबर sin i प्लस sin r। ये दोनों चारों में से क्या होगा आपको वो बताना है। ये हो जाएगा ठीक, बी ऑप्शन sin i बटे sin r। ये माध्यम का जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है यानी म्यू बराबर sin i बटे sin r होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है, ठीक। कहता है जब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर, किसमें हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में, या फिर मात्रक विहीन होता है। मतलब मीटर, इसको अंग्रेजी में कभी हिंदी में ही आएगा, लेकिन हम आपको लिख दिए हैं कि अगर अंग्रेजी में आता है तो इसी तरह है, ठीक ना। यानी बताइए कि क्या है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या फिर मात्रक विहीन होता है वो बताना है आपका, ठीक है। तो इसका जो होता है ये मात्रक विहीन होता है, ये हो जाएगा आपका। इसमें जो है जब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मतलब लेंस द्वारा जो ये आवर्धन उत्पन्न करता है जिसको कोई मात्रक नहीं लगता है, ठीक है, ये मात्रक विहीन हो जाएगा। अगला है लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। कहता है लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसकी संख्या कितनी है, आपको ये पूछ रहा है। यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, 2, 1, 3 या कोई नहीं, ठीक। 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो लेंस के इसका जो है क्या हो जाएगा बोलिए, 2 है, ठीक है। यानी लेंस का मुख्य फोकस जो होता है वो 2 है। अगला कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ठीक। 1, 2, 3, 4। बताइए कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है, तो ये 2 नियम है, ठीक। फिर अगला कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त है, यानी उपयुक्त बोलिए या उपयोग बोलिए, यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, या कौन सा दर्पण उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब अच्छा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण अच्छा काम कर सकता है, हम जो जिससे बना सकते हैं, उपयुक्त का मतलब ये हुआ, ठीक। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें छोटा भी चीज जो है बहुत अच्छा से देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कहता प्रकाशिक, ठीक, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं आपको वो बताना है। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यही है आपका आंसर। कहता प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें, या फिर टेढ़ी रेखा में गमन करती है, या फिर किसी भी दिशा में गमन कर सकती है प्रकाश की किरणें, वो बताना है आपको। बोलिए प्रकाश की किरणें बताइए सीधी रेखा में गमन करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम इधर से अगर टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश जो कभी ऊपर चले जाएगा और कभी नीचे चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ऐसा नहीं करता। तो प्रकाश की किरण जो होता है विद्यार्थीगण ये सीधी रेखा में गमन करती है।
अगला है निर्वात में प्रकाश का चाल है, क्या है? कहता है निर्वात में, निर्वात का मतलब आप लोग को पता है जिसमें कोई भी माध्यम ना हो, नील मतलब नहीं, वात मतलब हवा, यानी कोई भी प्रकार किसी प्रकार का माध्यम ना हो उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। तथा निर्वात जब कोई भी माध्यम नहीं होगा तब प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, ठीक? तो बताइए निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 गुना 10 पर पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, या 3 गुना 10 पर पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, 3 गुना 10 पर पावर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक? कहता है जब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है वो बताना है आपको। तो वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए और बी दोनों हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? बोलिए, कहता है कि जब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, या ए और बी दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता? बताइए। तो ये जो है काल्पनिक हो जाता है, ठीक है? जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों तो वो काल्पनिक हो जाता है, ठीक? अगला कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर, ठीक? कहता है जब गोलीय दर्पण होता है तब इसका जो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ठीक? अथवा एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को एक बार घुमा फिरा के भी पूछ देता है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या के कितना गुना होता है, ठीक है? गोलीय दर्पण का अच्छा से इसको क्वेश्चन क्या वो सुनिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या संबंध है? या यही क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या के कितने गुने होते हैं? तो ए ऑप्शन है r बराबर 2f, बी ऑप्शन है 2, 3 ऑप्शन है f इक्वल टू r बटे 2, डी ऑप्शन है r बराबर f बटे 2। बोलिए इसका क्या हो जाएगा, ठीक है? ये गोलीय दर्पण का जो है फोकसांतर, ठीक है? तो गोलीय दर्पण का जो है इसका फोकसांतर जो है ये हो जाएगा f बराबर r बटे 2, ठीक है? गोलीय दर्पण का फोकसांतर f बराबर r बटे 2, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगले पे चलते हैं हम लोग। किसी बिंब, ठीक है, कहता किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, कहता कि कोई भी जब बिंब होता है तो उसका हमको वास्तविक और समान साइज का अगर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाएगा? लेंस के मुख्य फोकस पर, या फिर फोकस दूरी के दोगुने तथा फोकस दूरी के दोगुने या दूरी पर, या फिर अनंत पर रखा जाएगा? बोलिए तो ये कहां रखा जाएगा? बोलिए, ठीक है? यानी किसी बिंब का वास्तविक समय और समान साइज का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो फिर उसको उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाएगा, ठीक है? ये फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखा जाएगा, समझ में आया? ये फोकस दूरी के दोगुने दूरी पे रखा जाएगा, तभी जो है उसका क्या प्राप्त होगा? किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज प्राप्त होगा, जबकि फोकस दूरी के दोगुने दूरी पे रखा जाएगा। अगला क्या था? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितना होगी, ठीक? कहता है एक अवतल दर्पण है, अगर इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बताइए कि इसका कितना हो जाएगा, ठीक है? तो इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो कहां है? 10 सेंटीमीटर रखा हुआ, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, इसका फोकस दूरी f बराबर r बटे 2, r हो गया इसका 10 सेंटीमीटर, समझ में? r 10 सेंटीमीटर, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। कहता काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कहता काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? आपको वो बताना है दोस्तों। कहता काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक? बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, याद रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। फिर कहता टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को
प्रदर्शित करता है। तथा ये जो टिंडल प्रभाव होता है ये प्रकाश का कौन सी परिघटना मतलब जो घटित होता है घटना, परिघटना को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। बोलिए ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो टिंडल प्रभाव कौन सा घटना को परिलक्षित करता है या प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, ये परिकीर्णन है। प्रकाश का परिकीर्णन की घटना को परिलक्षित या प्रदर्शित करती है यानी दिखाती है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को दिखाता है। अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, अर्थात आदमी का जो आंख होता है वो किस वस्तु, जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता वह है, क्या है? ए नंबर कॉर्निया है, बी नंबर परितारिका है, सी नंबर पुतली है, डी नंबर रेटिना या दृष्टिपटल है। बताइए जो है इसका क्या हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है रेटिना पर बनाता है या फिर दृष्टिपटल पर बनाता है, यानी मानव का आंख है जहां की इसका किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो ये जो है ये बनाता है रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनाता है, ठीक? तभी हम लोग उसको देख सकते। लगता है हम लोग अगर सांप बिच्छू लगता है तब रे ये सांप है, तभी हम लोग देख पाते हैं। वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है। तो ये था 19। फिर अगला चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, ठीक? कहता है वायुमंडल में जो है प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है, ठीक है? तो अधिक कौन सा ऐसा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है? बोलिए नीला। यानी प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है उसका क्षय होना, समझ में? यानी कौन सा ऐसा रंग है जो वायुमंडल में जो खत्म हो जाता है, ज्यादातर खत्म होता है, वो दिखाई कम पड़ता, ठीक? तो क्या कौन होगा? बोलिए एक है लाल, ए लाल, बी नीला, सी पीला और ये तीन ही है, ठीक है? लाल, नीला और पीला। लाल का तो प्रकीर्णन ही कम होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए उसका जो है लाल रंग का इंगित, खतरा के लिए लाल रंग का इंगित किया जाता है या लाल रंग सूचित किया जाता है रेलवे क्रॉस वगैरह में। नीला रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है दोस्तों वायुमंडल में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कहता है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हटाया। यह देखिए इसमें दो क्वेश्चन को एक में मिलाया, ठीक? कहता निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हटाया जा सकता है या निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा निवारण किया जा सकता है, ठीक है? इसमें दो क्वेश्चन, एक किस लेंस से हटाया जा सकता है और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका दूसरा है कि किस लेंस से हटाया जा सकता है, दूसरा किस लेंस से इसका निवारण किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है आपका अवतल लेंस, तीसरा है वाइड फोकस लेंस और चौथा इसमें कोई भी लेंस, ठीक? यानी चौथा है कोई भी लेंस। बोलिए यानी निकट दृष्टि जो दोष होता है उसका हटाने के लिए या उसको दूर, वो जो दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है या अवतल लेंस का? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक? फिर कहता सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट, इसमें भी दो क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है? कहता सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क मतलब एक युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम या अल्पतम, ठीक? यहाँ दोनों में से एक क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है या कितनी होती है, ठीक? दूसरा क्वेश्चन इसी में से है सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है या होती है, ठीक? तो ये दोनों क्वेश्चन है इसमें। एक 25 सेंटीमीटर लगभग में, ये भी याद रखिएगा लगभग में क्या होता है, यानी 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर में, यानी दो ऑप्शन इसमें मीटर में दिया हुआ, दो सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है? तो बताइए इसमें से क्या होता है सबसे पहले ठीक? तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना कि ये जो मीटर में होता ही नहीं है, ये मीटर में नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में होता है। तो ये दो ऑप्शन मीटर में है तो ये मीटर तो खत्म हो गया, ठीक? दोनों बच गया सेंटीमीटर, या तो 2.5 सेंटीमीटर होता है या 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर यानी एक यंग यानी
स्वस्थ आंख जो है कम से कम दूरी को, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी को कम से कम देख सकता है। या देखिए आंख के बहुत नजदीक ले जाइए तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी तक रखिएगा तभी देख सकते हैं आप। फिर आगे है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है, ठीक। यानी जब कहता नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण, यानी नेत्र में जब हम लोग आंख में प्रकाश किरण प्रवेश करती है का अधिकांश अपवर्तन होता है। कैसे होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ, नेत्रोद अंतर पृष्ठ, दूसरा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या सबसे पहला नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, ठीक। या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये जो है, ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, ठीक है। यानी नेत्र में जो हम लोग हमारा प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो कॉर्निया के बाहर के बाहरी पृष्ठ जो होता है वही जो है क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है, ठीक। ऐसा इसमें स्पेक्ट्रम में किस, स्पेक्ट्रम आपको पता है स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, या दूसरा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन नहीं, झुकाव अधिक होता है, ठीक। तो लाल रंग का, या हरा रंग का, पीला रंग का, या बैंगनी रंग का। बोलिए स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, ये आपको बताना है। तो विचलन का मतलब खत्म, यानी सबसे बैंगनी रंग का सबसे अधिक झुकाव होता है या विचलन होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का। अगला, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, ठीक है। कहता जब हम प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, जब हम प्रिज्म में प्रकाश को मतलब एक प्रिज्म में प्रकाश डालेंगे तो कौन सी घटना परिघटित होती है, यानी कौन सा घटना होता है? परावर्तन का घटना, अपवर्तन का घटना, वर्ण विक्षेपण का घटना, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, या वर्ण विक्षेपण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रिज्म में प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक। यानी वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है, विक्षेपण मतलब अलग अलग हो जाना। जब हम कोई भी प्रिज्म में प्रकाश डालेंगे तो वो क्या होता है? विक्षेपण हो जाता है, यानी वर्ण का विक्षेपण अलग अलग हो जाता है, वो अलग जो है 7 रंगों में बट जाता है सभी दोस्तों, ठीक है। अगला है, चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री खड़ा होता है तो आकाश उसको कैसा लगता है, आपको ये बताना है। जब चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है? नीला, उजला, लाल, काला। बोलिए चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, उजला, लाल, काला, यानी काला दिखाई देता है। चंद्रमा से जो है अंतरिक्ष देखने पे उसे चंद्रमा पर खड़ा आकाश उसे नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला तथा निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? एक दूसरा सवाल ये आता है, निम्न में से क्या विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? जूल है, वाट है, एम्पियर है। एम्पियर को देखिए, जूल को हम लोग जे से सूचित करते हैं, वाट को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, और एम्पियर को ए इससे सूचित करते हैं, और वोल्ट को हम लोग वी से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, वोल्ट को हम लोग वी से सूचित करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है होगा? इनमें से कौन होगा? यानी हम लोग निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक जो है ये हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला कहता आवेश का एसआई मात्रक होता है, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा या ओम होगा? ओम का ये है, इससे पर हम लोग सूचित करते हैं, जूल होगा या कूलम होगा? बोलिए तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा, ठीक है, जूल आवेश का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम है, इनमें से ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर, ये ओम का नियम है, या V बराबर आई बटे आर, या फिर V बराबर आई, या V बराबर आई स्क्वायर आर? बोलिए तो इसमें ओम का नियम क्या है? ये है ओम का नियम, V बराबर आई आर, विभवांतर और ये, ठीक है, विभवांतर बराबर
आई आर, आई क्या है, आई आपका ये धारा है और आर क्या है, आर आपका प्रतिरोध है, ठीक। ये होता है। ठीक, अगला अमीटर, ठीक। अमीटर का प्रतिरोध होता है कितना, छोटा होता है, बड़ा होता है, विद्युत बहुत छोटा होता है या कोई नहीं होता है इनमें से, बोलिए इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा हो जाता है, ठीक ना। तो यही हो जाएगा। अगला है आपका, अगला है एक एम ए, ठीक। एक एम ए बराबर होता है कितना, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻⁻2 एम्पियर या 10⁻⁻1 एम्पियर या फिर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। एक एम ए बराबर क्या होता है बताइए। तो एक एम्पियर बराबर ये हो गया 10⁻³ एम्पियर, ठीक। फिर कहता है विद्युत का अच्छा चालक है, यानी विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, लकड़ी है या फिर प्लास्टिक है या फिर कार्बन है या फिर चांदी है। तो विद्युत का अच्छा चालक आपको बता चुके हैं कि इसमें से चांदी अच्छा चालक है, ठीक। कहता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, बोलिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, -1/6 गुना 10 -1.6 गुना 10⁻20 कूलम या -1.6 गुना 10⁻27 कूलम या -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, -1.6 गुना 10⁻19, यही होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी जब कोई तार की जो विद्युत प्रतिरोधकता उसमें क्या चीज पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है या इनमें से सभी पर निर्भर करता है। बोलिए विद्युत किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, यानी कोई जब तार होता है उसमें विद्युत का जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है वो किस पे निर्भर करता है बताइए। तो इनमें से सभी पर निर्भर करता है, क्योंकि चालक का लंबा, जितना तार लंबा होगा उसमें विद्युत प्रतिरोध ज्यादा होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट कर, यानी अगर चालक तार मोटा होगा तो उसका अनुप्रस्थ काट जो है कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, सॉरी प्रतिरोध कम होगा। अगर चालक का पदार्थ का प्राकृतिक, अगर चालक तांबा का होगा, सोना का होगा तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, या फिर एल्युमिनियम लोहा का होगा तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इनमें से सभी में, ठीक। अगला कहता है विद्युत शक्ति का एस का मात्रक है, विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है और वाट है। बताइए यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, ठीक, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं, वाट। अगला कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, यानी विद्युत बल्ब जो होता है इसका तंतु किस धातु का बना होता है, लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोना का। तो ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक। फिर कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, यानी बैटरी से क्या यहाँ बात हो रहा है, बैटरी से तो यह दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या ए और बी दोनों, यानी दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए तो बैटरी से किस तरह का धारा प्रवाहित होता है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है, यानी डीसी जिसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा, ठीक। और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक ना। एसी तो एसी किस चीज से, ये विद्युत से होता है, ठीक। फिर कहता एक वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, एक वोल्ट, ठीक है। एक वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल पर सेकंड कहलाता है एक वोल्ट, या फिर 1 जूल पर कूलम कहलाता है, या फिर 1 जूल पर एम्पियर कहलाता है। तो ये कहलाता है 1 जूल पर कूलम कहलाता है, ठीक। एक विद्युत, एक वोल्ट यही होता है 1 जूल पर कूलम। अगला कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना का सूत्र है। कहता जब अगर हम किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या सूत्र, R बराबर V बटे I, R बराबर I बटे V, या फिर R बराबर V गुना I या R बराबर V माइनस I। बताइए इनमें से क्या होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर ज्ञात करना होगा तो फिर कौन सा सूत्र इसमें लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा R बराबर V अपॉन I, ठीक ना। V अपॉन I यानी V बटे I, यही हो जाएगा इसमें सूत्र किसी कुंडली पे प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अगला कहता विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक वाट है, वोल्ट है, ओम है या एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। अगला है
निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक, कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को इसमें से कौन सा ऐसा है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई स्क्वायर आर या आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, यहाँ आई पे स्क्वायर आर है, यहाँ आई आर स्क्वायर है, ये भी आई या भी स्क्वायर बाय आर, ठीक, भी स्क्वायर अपॉन आर। बोलिए इसमें से कौन सा निरूपित नहीं करता? तो ये निरूपित नहीं करता, यानी आई स्क्वायर आर, ठीक, ये है। फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। कहता तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? जब हम आर ओम का अगर कोई प्रतिरोध है वो एन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसको जो है आप लोगों को अपने से आंसर देना है, ठीक ना। ये कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक। फिर कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, ठीक। कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, क्या है? परमाणु होगा, फिर परमाणु, या फिर कहता है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होगा, क्या होगा? परमाणु होगा, या फिर आयन होगा, या प्रोटॉन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन होगा। बताइए इसमें से क्या होगा? तथा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? जब ये कहता है किसी चालक में तार से अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित है, यानी एक तार है, ठीक है, अगर उसमें जब हम लोग जैसे स्विच ऑन करते हैं यानी करंट जाता है तो उसमें क्या प्रवाहित होता है, यानी क्या दौड़ने लगता है उस तार में? आयन परमाणु दौड़ता है, या फिर आयन दौड़ता है, प्रोटॉन दौड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ता है? बताइए इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, ठीक है। इसमें जब तार में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। फिर कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध, ठीक। तथा I के बीच संबंध, क्या संबंध है? I बराबर R बटे V, R बराबर I बटे V और R बराबर V बटे I या V अपन I या कोई नहीं। बताइए इसमें से कहता किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, कहता अगर ये चालक है इन दोनों छोरों के बीच कहता विभवांतर V है, प्रतिरोध R है और प्रवाहित धारा I धारा प्रवाहित अगर करते हैं तब कहता इसके बीच संबंध क्या होगा? तो क्या होगा संबंध? कहता I बराबर R बटे V या R बराबर V अपन I अपन V या R बराबर V अपन I, या इनमें से कोई नहीं तो ये हो जाएगा R बराबर V अपन I। फिर कहता है एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, ठीक। कहता है जब एक कूलम विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रोटॉन से बनता है? 1.6 गुना 10 पर पावर 19, ये 19 है, 10 पर पावर -19, या फिर B 1.6 गुना 10 पर पावर 19 या 6.25 गुना 10 पर पावर 18। बोलिए इसमें से क्या हो जाएगा? एक कूलम विद्युत आवेश कितने के प्रोटॉन के बने होते हैं, ठीक है। इसका जो हो जाएगा ये 1.6 गुना 10 पर पावर -19 प्रोटॉन बना होता है। बोलो नहीं कुछ बोलना चाहिए, बोल सचिन बोल। ये कहता है एक कूलम आप विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के से बनते हैं या कितने प्रोटॉन होते हैं? एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन? तो 1.6 गुना 10 पर पावर 19 प्रोटॉन होता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, या फिर ओम होता है? बोलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल ये है, ठीक ठीक, इसका सिंबल। फिर कहता परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, दूसरा विद्युत परिपथ में परिवाहित धारा का मान मापने में
प्रयुक्त यंत्र, ठीक। कहा था जब परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, परिपथ विद्युत परिपथ में परिवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यानी माप परिपथ में विद्युत धारा का मान जो हम लोग मापते हैं उसमें क्या चीज का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। मापने की प्रयुक्त यंत्र, क्या चीज, कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर, दूसरा वोल्टामीटर, तीसरा आमीटर, तीसरा इनमें से कोई नहीं। बोलिए जब हम लोग परिपथ में विद्युत धारा मापते हैं तो क्या चीज से मापते हैं, ठीक। तो इसमें से हम लोग आमीटर से मापते हैं, ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा आमीटर से मापते हैं। फिर कहता है अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक। विद्युत फ्यूज जो है वो कौन सा सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पे, चुंबकीय सिद्धांत पे या रासायनिक को आएगा, ठीक है। ये रासायनिक सिद्धांत पे बताइए इसमें से विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक। तो ये जो है ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत फ्यूज ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। फिर कहता है अगला है विद्युत चुंबकीय, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ठीक। कहता विद्युत चुंबकीय जो है इसका खोज किसने किया था, विद्युत चुंबकीय का। तो विद्युत चुंबकीय का खोज नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज एम्पियर, फ्लेमिंग, फैराडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये फैराडे ने किया था, ठीक। विद्युत चुंबकीय का खोज फैराडे ने किया था। विद्युत मीटर परिवर्तित यानी बदलता है, कहता विद्युत मीटर जो था वो बदलता परिवर्तित करता है, ये बदलता है कैसे, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या यानी विद्युत मीटर यानी जो मीटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। और है क्या, नहीं, यही है दो, ठीक। विद्युत ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे क्या करता है विद्युत मोटर, ठीक। इसका हो जाएगा बी, ये यानी बी हो जाएगा इसका, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जब हम लोग देखो क्या काम करते हैं, विद्युत मीटर, ठीक। यानी ये क्या काम करता है, विद्युत मीटर या मोटर बोलो, ठीक है। विद्युत मोटर जो है यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तब ना हम लोग उससे कोई काम करते हैं, मोटर वगैरह चला के कोई काम करते हैं, ठीक है। तो यही है विद्युत मीटर, मोटर परिवर्तित करता है किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है कितने का, 220 वोल्ट का होता है, डीसी होता है, या 12 वोल्ट का डीसी होता है, यानी 220 वोल्ट का डीसी यानी डीसी का दिष्ट धारा, ठीक। और 12 वोल्ट का डीसी यानी 12 वोल्ट का दिष्ट धारा, या 220 वोल्ट का एसी प्रत्यावर्ती धारा, यानी 220 वोल्ट का एसी प्रत्यावर्ती धारा होता है, या क्या होता है बोलिए। तो 200 हमारे घरों में जो यूज होता है वो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। अगला है विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत उत्पन्न करता है इसको, इस युक्ति को यानी इस यंत्र को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, मोटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं। बोलिए जो विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत उत्पन्न करने वाले युक्ति यानी मशीन को क्या बोलते हैं, जनित बोलते हैं, यानी जनरेटर बोलते हैं हम लोग जिसको, ठीक है। उसी को जनित बोला जाता है। फिर कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक मतलब दिशा परिवर्तन का कार्य करता है, कहता है किसी युक्ति में यानी कौन सा चीज में विभक्त यानी बांटता है, वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है, दिशा सूचक का, विद्युत जनित या फिर विद्युत मोटर, या बोलिए विद्युत जनित या विद्युत मोटर क्या चीज में काम करता है, विद्युत वलय, ठीक है। किस युक्ति में विद्युत वलय दिक परिवर्तन का काम करता है, यानी दिशा बदलने का, विद्युत जनित, ठीक। ये विद्युत जनित हो जाएगा इसका। फिर कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक। कहता लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, यह विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए कहता विद्युत लघु पतन में के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, जब हम लोगों का तार वगैरह यानी पंखा वगैरह जल जाता है, तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है जब हमारे घरों में घर के परिपथ में बहुत ज्यादा
धारा बढ़ जाता है, इसके कारण जो है बॉल पंखा सब जलने लगता है, क्योंकि हमारा पंखा जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है, यानी 220 से 240। जब इससे ज़्यादा 440 यानी इससे 220 या 240 से जब ज़्यादा धारा आ जाता है तब लघुपतन का घटना होता है, और इसमें जो हो जाएगा यानी बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। फिर कहता है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, ठीक। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा, बी दिष्ट धारा जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती जिसको एसी बोलते हैं, दिष्ट धारा यानी डीसी जिसको बोलते हैं, या दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक। बोलिए यानी डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होता है, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होता है, तो ये दोनों होता है, यानी डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा भी और दिष्ट एसी और डीसी दोनों धारा जो है डायनमो हमको देता है। दिष्ट धारा। फिर अगला है 1 किलोवाट, ठीक। कहता 1 किलोवाट किसके बराबर है, यानी 1 केवी जिसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके बराबर, 0.36 गुना 10 पर पावर 10 जूल, या फिर 1.6 गुना 10 पर पावर 19 10 पर पावर -19 जूल, या फिर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। जूल को हम लोग जैसे सूचित करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक। बताइए जो 1 किलोवाट पर घंटा जो किसके बराबर होता है, ये जो है 1 किलोवाट ये हो जाएगा आपका 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। फिर कहता है रासायनिक या किसी अभिक्रिया में, अब आ गया यहाँ से आपका केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स खत्म हो गया। कहता है रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक या किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, ठीक है। उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, या अवकारक कहते हैं, या अभिकारक कहते हैं, या प्रतिफल कहते हैं, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। जब कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जब कोई अभिक्रिया में भाग लेता है इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक। फिर कहता है आगे अभिक्रिया का उदाहरण है, यहाँ कहता साग सब्जी यानी साग, जिसको साग या साग बोलिए, साग सब्जी का विघटित यानी सड़ जाने पर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कहता साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। एक उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें से कौन सा अभिक्रिया, जैसे साग सब्जी को सड़ना, कौन सा अभिक्रिया होता है बताइए। तो ये उष्माक्षेपी होता है। जब उससे क्या होता है, जितना भी उष्मा होता है वो खत्म हो जाने के कारण, जो जितना भी एनर्जी है वो खत्म हो जाने के कारण वो सड़ जाता है, ठीक। और उससे क्या होता है, हम लोग सड़े गले चीज से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, जिसको वायु गैस बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो है उष्मा अपक्षेपी है। फिर कहता अभिक्रिया CuO प्लस H2 CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। कहता जब ये हम अभिक्रिया कराते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या अपचयन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है ये बोलिए। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना। कहता है ये अभिक्रिया Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक। कहता समीकरण CaCO3 सॉलिड प्लस उष्मा, अगर इससे हम देते हैं तो Ca सॉलिड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है, यानी किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है, या प्रतिस्थापन है, ठीक। तो ये जो है ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कहता सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, श्वेत है, पीला है, हरा है, काला है, ठीक। तो इसका जो रंग है वो क्या है, तो श्वेत हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत हो जाएगा। फिर कहता है कौन लवण है, ठीक। इनमें से बताइए कि लवण कौन है, तो कौन लवण है, HCl लवण है, NaCl लवण है, फिर NaOH लवण है, या KOH लवण है, ठीक। बताइए कि इनमें से लवण कौन सा है, ठीक। बताइए इनमें से लवण कौन है, तो ये NaCl लवण है, ठीक। इसमें आपका NaCl लवण है, इनमें लवण कौन है, HCl NaCl
नहीं NaCl लवण है, HCl हो जाएगा लवण आपका, HCl। HCl हो जाएगा, ठीक, ये आपका लवण है। फिर कहा था नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 या CuSO4 या इंटू 5H2O, ठीक। तो इसका कहता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4H2O, ठीक, बी हो जाएगा। आगे कहा था धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 या Na2HCO3 इसका इंटू 10H2O इसका रासायनिक सूत्र, तो ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र भी Na2CO3 10H2O, ठीक। आगे चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कहता अम्ल का पीएच मान होता है, कहता अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है बताइए। अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है या 7 से अधिक होता है या 7 होता है या फिर 54 होता है, ठीक। तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। फिर कहता संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक। संगमरमर का A है CaCO3 MgCO3, B है C है CaHCO3 पे होल 2, फिर MgCHCO3 पे होल 2। बताइए कि इसमें से संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें A होगा CaCO3 संगमरमर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर कहता हमारा शरीर का पीएच मान कितने पराशर के बीच हो कार्य करता है, अतः हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितने पराशर के बीच, यानी ये जो मतलब कितना न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है और उसी के बीच में जो कार्य करता है उसी को बोलते हैं पराशर, ठीक है। तो पराशर के बीच काम करता है 6.0 से 6.8 तक या फिर 7.0 से 7.8 तक या फिर 2.1 से 3.8 तक। बोलिए इसमें से हमारा शरीर का पीएच मान किसके बीच वेरी करता है, ठीक है। ये जो है इसमें से ये हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक, ठीक, ये बी। फिर कहता है जल का पीएच मान होता है, ठीक है। तो जल का पीएच मान कितना होता है बताइए। जल का पीएच मान 0 7 3 10, ठीक, जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक। फिर कहता है निम्न में कौन सही है, ठीक। Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 10H2O या Na2CO3 7H2O, बताइए इनमें से कौन सा सही है, ठीक। तो ये सही है Na2CO3 10H2O, ठीक। फिर कहता कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना हो सकता है, 1 होगा, 4 होगा या 5 होगा या 10 होगा, बताइए। यानी कोई भी विलयन लाल लिटमस को कब नीला करेगा, इसका पीएच मान कितना होगा जो नीला हो जाएगा, ठीक। तो इसका पीएच मान यानी 7 से ज्यादा होगा, यानी 10 होगा तभी ये नीला करेगा, ठीक है, पीएच मान नीला करेगा। फिर कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ठीक। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या 14 होता है। देखिए उदासीन तब होता है जब पीएच मान 7 पूरी 7 होता है, तो 7 से कम नहीं 7 से ज्यादा, ठीक। तो 7 होता है तभी जो है वो उदासीन हो जाता है। फिर कहता है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 CaCO3 फिर NaHCO3 NaCO3, बताइए इनमें से बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र जो है ये हो जाएगा NaHCO3, यानी सी ऑप्शन। फिर कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक। कौन सा इसमें जो है कमरे के ताप पे द्रव हो जाता है, तो ब्रोमीन द्रव हो जाता है, कमरे के ताप पे द्रव हो जाता है। फिर कहता है सिलिका क्या है, ठीक। तो सिलिका क्या है, धातु, अधातु या उपधातु, तो ये धातु सिलिका अधातु है सिलिका, या डी है, इनमें से कोई नहीं, अधातु है सिलिका, ठीक। फिर कहता लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प को प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, कहता लाल तत्व जब आयरन होता है तब जब इस पे जलवाष्प
प्रवाहित करते थे कौन सा यौगिक होता है, FeO यानी लोहा, या फिर Fe2O3, या फिर Fe3O4 या FeS, ठीक ना। तो ये जो है ये हो जाएगा ये Fe3O4, ठीक। अगला है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये शुद्ध सोना को 24 कैरेट में हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक। अगला जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है, कहता जल में कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना है। तो इसका जो है 2:2:1 है, यानी 2 क्या चीज का है, दो जल में हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 मात्रा होता है, ठीक। ये तब जाके जल बनता है। फिर कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनता है, तब जो है Na2HNO पे H2, फिर NaHNO3 पे प्लस H2, यस Na2HZnO2 प्लस H2, यही बनता C, ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। फिर कहता क्रियोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है, बताइए, सोडियम को, पोटेशियम को, या फिर सोडियम को, ठीक है, इसी में सोडियम को हो जाएगा। फिर कहता कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, CH4, C2H6 या C2H6, ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। फिर कहता कार्बन क्या है, ठीक, धातु, अधातु या उपधातु या कोई नहीं, हम बताएं कार्बन जो है अधातु है, ठीक, कार्बन। फिर कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है, ठीक, सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या हो जाएगा, बोलिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा, ठीक ना, मीथेन। फिर कहता है बेंजीन का अणुसूत्र है क्या, CH4, C2H2, C6H2 या C2H4, ठीक। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का अणुसूत्र ये है C6H2 बेंजीन का। फिर कहता कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कहता एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C4H4 या C2H4 या C6H6 या C3H8, तो ये C6H6 जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फिर कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का C2H5OH या C6H12OH, ये है C6H12OH। फिर कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, इथेन में, ठीक, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, इथेन में 2, 4, 6, 7, ठीक। बताइए इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है इथेन में, तो ये हो जाता है 7 हो जाता है, ठीक, इथेन में 7 सहसंयोजक बंधन होता है। फिर कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, बताइए कि इसमें से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है, CH2COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह B, ठीक। फिर कहता है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, ठीक, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या, OH या CHO या फिर COOH, तो ये OH, ठीक, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक ये। तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, 1, 2 या 3, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, तो ये 2 पर पाए जाते हैं, ठीक। फिर कहता है हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय गैस, क्रियाशील या फिर सक्रिय या उदासीन, यानी हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन, तो ये अक्रिय गैस है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्रिय गैस है। तो सभी विद्यार्थियों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो है आपका विज्ञान का टोटल जो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो है, अब बचा है आपका सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, ठीक। तो आप इसको देखिए, दूसरे दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस खुश रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम लिखते रहिए। थैंक्स।